कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट रुक जाओ भैया, मेरे को ऐसा क्यों लगा, हाँ ठीक है डन। यार हमने डिस्कस किया था अबाउट अपेरेंट डेप्थ, और मैंने आपको कहा था कि हम मोस्टली एक ही केस लेके चलेंगे। एक्चुअल में दो केसेस होते हैं, लेकिन हमें एक ही केस पे ज्यादा फोकस करना है कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में प्लेस्ड होगा, डेंसर। डेंसर मीडियम में, और हमारा जो ऑब्जर्वर होगा वो कौन से मीडियम में प्लेस्ड होगा, रेयर ऑब्जर्वर हमारा मीडियम। रेयर मीडियम में प्लेस्ड होगा। तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों अलग अलग मीडियम में है, तो हमें कभी भी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन दिखाई नहीं देती। अब वाइस वर्सा में भी वैलिड है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेयर में हो और ऑब्जर्वर डेंसर में हो, तो भी सेम चीज यही है कि जब भी ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों सेम मीडियम में नहीं है, तो उस केस में हमें कभी भी ऑब्जेक्ट की सेम पोजीशन दिखाई नहीं पड़ती है। ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहीं और क्रिएट होती है। तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि सपोज ऑब्जेक्ट बिल्कुल बॉटम पे रखा हुआ है, सरफेस से बिल्कुल बॉटम पे रखा हुआ है, तो अगर मैं इसकी इमेज चेक करूं, इमेज कहां बनेगी, तो हमने देखा था कि भैया इसकी इमेज कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर बनेगी। तो जो ये वाली हाइट है, ये वाली डेप्थ है, ये हमारी कहलाएगी रियल डेप्थ, जिसको हम डिनोट करते हैं टी से। वेयर एज ये वाली डेप्थ हमारी क्या कहलाएगी, सरफेस से अपेरेंट डेप्थ। बिल्कुल बढ़िया, अपेरेंट डेप्थ। और मैंने आपको बस इसका फॉर्मूला बता दिया था कि अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है। अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, जिसमें ये भैया प्लेस्ड है, मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो डन। अब एक चीज याद रखो, जैसे मैंने आपको बताया था यार, ये शायद डिस्कस कर ही लिया था हमने, कि अगर मैं देख रहा हूं हमारी जो अपेरेंट डेप्थ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रही है मतलब जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को और ज्यादा डेंसर मीडियम में ले जाएंगे, वैसे वैसे उसकी अपेरेंट डेप्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, अपेरेंट डेप्थ डिक्रीज डिक्रीज हो हो जाएगी, जाएगी। मतलब उसकी इमेज और ज्यादा ऊपर को बनेगी। अब हमारे पास एक और टर्म होता है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट से कितना ऊपर ये इमेज क्रिएट हुई है। सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज नॉर्मल शिफ्ट। भैया कंफ्यूज मत हो जाना अपेरेंट डेप्थ और नॉर्मल शिफ्ट में। अपेरेंट डेप्थ सरफेस से देखा जाता है कि सरफेस से कितना नीचे इमेज बनी है, लेकिन नॉर्मल शिफ्ट का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट से कितना ऊपर इमेज बनी है। इस नॉर्मल शिफ्ट को हम डिनोट करते हैं डी से, नॉर्मल शिफ्ट। तो क्या यार मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूं कि नॉर्मल शिफ्ट इज नथिंग बट इट इज द रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। यस सर। यस सर। इसी से हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, टी इंटू, कॉमन ले लिया मैंने, अपेरेंट डेप्थ को रियल डेप्थ बाय म्यू लिख दिया, टी इंटू 1 - 1/μ। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। यस सर। याद रखना अपेरेंट डेप्थ से ज्यादा नॉर्मल शिफ्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्यों, उसका एक रीजन है। इधर यार मैंने सिर्फ एक ही मीडियम लिया, लेकिन सपोज मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आ जाए कि भैया इसके अंदर मेरे पास दो इमिसिबल लिक्विड्स है, दो इमिसिबल मतलब ये लिक्विड मिक्स नहीं हो रहे, दो अलग अलग लिक्विड्स हैं। मेरे को इसकी डेप्थ गिवन है T1, इसकी डेप्थ गिवन है T2, और मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया। तो इस केस में आप अपेरेंट डेप्थ कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस केस में आप अपेरेंट डेप्थ कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इस केस में हम डायरेक्टली क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, हम नॉर्मल शिफ्ट कैलकुलेट कर पाएंगे कि भैया आखिरकार ये इमेज कितना ऊपर मिली है। क्यों, क्योंकि नॉर्मल शिफ्ट हमारा डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा T1 इंटू 1 - μ1 रियल डेप्थ और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्लस T2 इंटू 1 - 1/μ2। हम नॉर्मल शिफ्ट्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम अपेरेंट डेप्थ के साथ ऐसा नहीं कर सकते कि अपेरेंट डेप्थ 1 प्लस अपेरेंट डेप्थ 2, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए इन केसेस में हमारा नॉर्मल शिफ्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई है? यस सर। डन। यस सर। तो भैया यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इस पे पहले क्वेश्चन देता हूं, उसके हिसाब से फिर ट्राई करेंगे। डन सर। यस सर। डन, चलो नो भैया। सर। हाँ कर लो, कोई नहीं, आराम से कर लो। डन सर। डन, चलो बढ़िया। आ जाते हैं क्वेश्चंस वाले पार्ट पे। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक क्यूब है, ये इसको क्यूब समझ लेना, हमारे पास एक क्यूब है और इस क्यूब की साइड हमें गिवन है। क्यूब की साइड कितनी गिवन है,
क्यूब की भैया हमें साइड गिवन है 210 mm, कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, mm में ही रहने देना। सपोज दिस इज फेस 1, ये वाला साइड फेस 1 है, इस वाला साइड हमारे पास फेस 2 है। हमें ये टोटल पूरी साइड गिवन है, दैट दिस साइड इज 210 mm। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया इसके अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सा एयर बबल है, इस क्यूब के अंदर कहीं ना कहीं छोटा सा एयर बबल है। कहां पे है हमको नहीं पता भाई, कहीं ना कहीं लेकिन एयर बबल है। जब मैं फेस 1 से देख रहा हूं तो मुझे इसकी इमेज कहीं ना कहीं यहां पे दिखाई देगी, और अगर मैं फेस 2 से देखूंगा तो इसकी इमेज कहीं ना कहीं यहां पे दिखाई देगी। चेक करो पहले, ये वाली पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. डन। तो भैया सीधी सीधी बात है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस है मुझे नहीं पता, और मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में, तो इमेज यहां पे शिफ्ट हो जाएगी। फेस 2 से देख रहा हूं तो इमेज यहां पे शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स द सरफेस। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इमेज 1 कितने डिस्टेंस पे मिल रही है? इमेज 1 मेरे को 110 mm के डिस्टेंस पे मिल रही है, वेयर एज जो 110 नहीं, सॉरी 100 mm के डिस्टेंस पे मिल रही है, माय मिस्टेक, 100 mm के डिस्टेंस पे मिल रही है। वेयर एज इमेज 2 यहां से सरफेस से कितने डिस्टेंस पे मिल रही है? 40 mm के डिस्टेंस पे मिल रही है। तो आपको बताना है एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड है, एक्चुअल में ये एयर बबल कहां पे है। चेक कर लो क्या ये वाली बात क्लियर हुई? भाई कोई रिस्पॉन्ड नहीं। डन। साथ के साथ आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बताना है इसका, कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, चेक कर लो। भैया हमने एक क्यूब लिया, क्यूब के अंदर एक एयर बबल था, मैं फेस 1 से देख रहा हूं तो मेरे को 100 mm के डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है। फेस 2 से देख रहा हूं तो 40 mm के डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है। मेरे को बताना है एक्चुअल में ये एयर बबल है कहां पे, और मेरे को इस ग्लास क्यूब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। चलो लग जाओ काम पे, ट्राई टू सॉल्व। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, ये जो 100 mm और ये 40 mm गिवन है, ये नॉर्मल शिफ्ट गिवन है या अपेरेंट डेप्थ गिवन है? Sir, normal shift. नहीं। नॉर्मल शिफ्ट का मतलब क्या होता, अगर क्वेश्चन ये कहता कि भैया ऑब्जेक्ट से इमेज कितना दूर बनी है, लेकिन जिसने कहा कि जब मैं सरफेस से देख रहा हूं, सरफेस से देख रहा हूं तो मेरे को कितने डिस्टेंस पे दिखाई दे रही है ये इमेज, मतलब ये डिस्टेंस जो भी गिवन है वो सरफेस से गिवन है, कि ये वाला डिस्टेंस 100 mm और ये वाला डिस्टेंस 40 mm। तन्वी क्या ये चीज क्लियर हुई? Yes, sir, होगी. डन। तो भैया अब इंफॉर्मेशन गिवन है, थोड़ा सा फाइट मारो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो एंड बाय द टाइम I'll drink some water। तो ऐसा करते हैं, इसको साथ साथ कैलकुलेट करते हैं, वैसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, सिंपल ही क्वेश्चन है। प्रशांत गुड। भाई सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को मैंने फेस 1 से कुछ ना कुछ डिस्टेंस अज्यूम कर लिया x, तो भैया इस वाली फेस से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 210 माइनस एक्स। मतलब मैंने अज्यूम कर लिया फेस 1 से इसकी रियल डेप्थ कितनी है, x, और फेस 2 से इसकी रियल डेप्थ कितनी है, 210 माइनस एक्स। तो चलो भैया सॉल्व करते हैं। तो यार अगर आप सॉल्व करोगे तो आपकी पहली इक्वेशन क्या बन के आएगी? हमें पता है अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो भैया मेरे को रियल डेप्थ पहले केस में दिखी है 100, रियल डेप्थ मैंने ली है x, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को कैलकुलेट करना है इक्वेशन 1। रिपीट कर रहा हूं, फेस 1 के लिए अपेरेंट डेप्थ मेरे को दिखी है 100, रियल डेप्थ x और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू।
सिमिलरली जब मैं फेज 2 की बात करूंगा तो मेरे को पता है फेज 2 के लिए मेरे को अपेरेंट डेप्थ कितना दिखाई दिया, 40। रियल डेप्थ कितनी थी उसके लिए, 210 माइनस एक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मीडियम का सेम रहेगा। भैया दो इक्वेशंस दो वेरिएबल्स सॉल्व कर लो और मेरे को वैल्यूज बता दो कितनी कितनी आ रही है। एक चीज तो बहुत क्लियर है, अगर मैंने x फेस 1 से लिया है तो डेफिनेटली जो ऑब्जेक्ट आना चाहिए, जो डिस्टेंस आना चाहिए, वो 100 से ज्यादा आना चाहिए, 100 से ज्यादा आना चाहिए। अगर आपने फेस 2 से लिया होता तो फिर वैल्यू 40 से ज्यादा आती, लेकिन इधर फिलहाल 100 से ज्यादा आनी चाहिए। तो भैया कैलकुलेट कर लो और जो भी आंसर आ जाए बता दो, देख लो। तो भैया जिसने फेस 1 से डिस्टेंस x लिया है उनके हिसाब से आंसर सब मैच करना, आंसर आना चाहिए 150 mm। और जिन्होंने फेज 2 से लिया है मतलब उनके लिए रिमेनिंग डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 60 mm। 60 mm. Yes, sir. डन। अब जब आपको x की वैल्यू मिल गई है फिर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने में कुछ रहा ही नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली लिख दो, आंसर कितना आ रहा है 3/2 विच इज 1.5। 0.5. भाई बहुत बढ़िया। यहां तक चेक कर लो, कोई डाउट हो कोई समस्या हो तो पूछ लो, क्योंकि अब फिर नेक्स्ट टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे। Done, sir. Done. Sir. चलो बहुत बढ़िया। तो चलो भैया अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाते हैं, अब यहीं से सारी चीजें इंपॉर्टेंट चलने वाली है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। अब पहले तो डिफरेंस समझो, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे हम क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप एक चीज नोटिस करो, अभी तक मैंने आपको जितने भी रिफ्रैक्शन पढ़ाया, जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ या ये वाला अपेरेंट डेप्थ वाला केस हुआ, इसमें मैंने सरफेस को हमेशा कैसा लिया है, इधर मैंने सरफेस को हमेशा एक प्लेन सरफेस लिया है। तो भैया प्लेन सरफेस के केस में तो ये फॉर्मूले एप्लीकेबल है, अपेरेंट डेप्थ वाला, नॉर्मल शिफ्ट वाला। एक बार रिपीट कर रहा हूं भैया, बच्चों को हमेशा कंफ्यूज होता है, चेक करना। मैं कह रहा हूं जो ये अपेरेंट डेप्थ और नॉर्मल शिफ्ट वाला फॉर्मूला है, ये सब तो मैं अप्लाई कर सकता हूं जब भी मेरे पास सरफेस प्लेन सरफेस हो। तो हमने उसके रिफ्रैक्शन तो पढ़ लिया, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। लेकिन ये फॉर्मूले में तब अप्लाई नहीं कर सकता जब मेरे पास स्फेरिकल सरफेसेस हो। स्फेरिकल सरफेसेस के लिए आपके फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। अब इसमें आपको सिर्फ, बहुत सारे केसेस हैं लेकिन आपको सिर्फ दो केसेस पे फोकस करना है। दो केसेस कौन से, आपको बस ये चेक करना है कि इमेज ट्रैवल कैसा कर रही है, सॉरी लाइट रेस ट्रैवल कैसा कर रही है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं भाई, एग्जांपल मैंने क्या लिया कि ये मेरा एक स्फेरिकल सरफेस है, ये पूरा का पूरा डेंसर मीडियम है, ये पूरा, ये एक तरीके का लेंस है या कुछ भी ले लो, ये मेरा एक स्फेरिकल सरफेस हो गया। और ये मैंने ड्रॉ कर दी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये है हमारा डेंसर मीडियम और ये है हमारा रेयर मीडियम। मैं कह रहा हूं कि भैया ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो मेरे को बताओ इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज निकलेगी वो इस लेंस पे फॉल डाउन करेगी। तो मतलब हमारी जो लाइट रेज है वो कैसे ट्रेवल कर रही है, Rear to denser. वेरी गुड, हमारी लाइट रे ट्रेवल कर रही है रेयर टू डेंसर। अब देखो जरूरी नहीं कि इमेज इसके अंदर ही बन जाए, अगर इमेज इसके अंदर बन जाएगी तो ये रियल इमेज कहलाएगी, लेकिन जरूरी नहीं कि इमेज यहीं बन जाए। ये भी हो सकता है कि इमेज शायद से कहीं ना कहीं यहां बन जाए, क्योंकि लाइट रे कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्ट करे कि वो वर्चुअल इमेज बना दे, वर्चुअल इमेज बना दे। लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ क्या देखना था, हमें सिर्फ ये देखना था कि लाइट रे ने ट्रैवल कैसा किया है। तो हमने देखा कि भैया लाइट रे ने रेयर मीडियम से ट्रैवल करके फॉल डाउन डेंसर मीडियम पे किया है। तो बस हम इसी चीज को पकड़ के चलेंगे कि लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। हमें इससे मतलब नहीं कि इमेज कहां पे बनी थी, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस केस में आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला क्या है। और मैं पहले से बोल रहा हूं भैया ध्यान से सीखना, अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होंगी, अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होंगी, तो इसलिए इस चीज को ध्यान से पढ़ते रहना। म्यू इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। अब माइंड में कुछ चीजें बिठा लो, बार बार नहीं बताऊंगा, याद रखना म्यू टू हमेशा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, म्यू टू हमेशा आपके इस स्फेरिकल सरफेस का, स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा।
स्फेरिकल सरफेस मतलब अभी हम अलग अलग टाइप के सरफेस पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, वो सब पढ़ेंगे, तो याद रखना ये हमेशा स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब चाहे स्फेरिकल सरफेस मेरा डेंसर हो चाहे रेयर हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। चाहे स्फेरिकल सरफेस मेरा डेंसर हो चाहे रेयर हो, उससे मतलब नहीं है। वेरएस म्यू 1 हमेशा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? याद रखना म्यू 1 हमेशा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? सराउंडिंग का। चाहे सराउंडिंग रेयर हो चाहे डेंसर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या सबको ये बात क्लियर हुई है? Yes, sir. डन। और आर क्या है? आर है जो ये स्फेरिकल सरफेस, मैंने आपको मिरर पढ़ाते वक्त बताया था कि अगर कहीं पे भी आपको स्फेरिकल सरफेस दिख जाए तो ये स्फेरिकल सरफेस मतलब बेसिकली एक स्फेयर का पार्ट रहा होगा, तो इसका कोई ना कोई एक रेडियस आएगा। तो मेरे को बताओ इसका रेडियस पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? So positive. पॉजिटिव आएगा। तो जो भी आपका रेडियस आए पॉजिटिव या नेगेटिव, आपको इन सारे फॉर्मूलेज में साइन कन्वेंशन यूज करना है। आपको वी का मतलब इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस जो भी कुछ है हम इस पोल से मेजर करेंगे, पोल से। यू और वी, यू मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, वी इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। तो जो भी डिस्टेंस होंगे हम पोल से मेजर करेंगे और हम देख लेंगे उसका साइन कन्वेंशन, और हम सारी चीजें इन साइन कन्वेंशन को हिसाब से सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूं इमेज रियल बनी है, तो मेरे को बताओ किस किस का साइन पॉजिटिव होगा और किस किस का साइन नेगेटिव होगा? अगर इमेज रियल, ऑब्जेक्ट का साइन नेगेटिव हो जाएगा और इमेज का पॉजिटिव। तो भैया ध्यान से सुन लो, अगर मैं इमेज को रियल ले रहा हूं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव ही रहेगा, इमेज मेरी अंदर बन रही है, राइट हैंड साइड बन रही है तो पॉजिटिव, और इसमें आर की वैल्यू भी मैं पॉजिटिव लूंगा। और यही सेम चीज अगर मैं लेता कि इमेज वर्चुअल है, तो ऑब्जेक्ट सेम नेगेटिव, बस इमेज भी नेगेटिव हो जाती, बाकी सब कुछ सेम रहता। क्या क्लियर है साइन कन्वेंशन? Yes, sir. चलो डन। तो साइन कन्वेंशन तो मैं नहीं पढ़ा रहा, उसकी बात अभी नहीं चल रही है। अगर ये वाला केस हो गया तो आ जाओ अपने सेकंड वाले केस पे। सेकंड वाले केस में हम क्या कर रहे हैं कि भैया अब सपोज मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया है डेंसर मीडियम में, ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया डेंसर मीडियम में, और मैं देख रहा हूं कि भैया इमेज कहां बन रही है। तो ये मेरा एक डेंसर मीडियम हो गया, यहाँ पे मैंने इसके अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल किया था कि एक क्यूब के अंदर एयर बबल है, तो क्यूब के अंदर एयर बबल है तो मतलब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में प्लेस्ड है, और ये बाहर रेयर मीडियम है। तो भैया इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलेगी और वो इस सरफेस पे फॉल डाउन करेगी। अब इसमें फिर से वही वाली बात, इमेज या तो यहां पे बन सकती है या तो यहां पे बन सकती है। अगर इमेज बाहर बन रही है तो वो क्या बन जाएगी? रियल। अगर इमेज सेम साइड ही बन रही है तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास? वर्चुअल। लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को सिर्फ क्या देखना है कि इमेज मतलब लाइट रेस कैसे ट्रैवल कर रही है? डेंसर टू डेंसर से रेयर। रेयर में ट्रैवल कर रही है। तो जब डेंसर से रेयर में ट्रैवल करेगी, आपके फॉर्मूले में बस थोड़ा सा चेंजेस है। भैया फॉर्मूला याद रख लेना, गलती मत कर देना। अब की बार हो जाएगा μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2/r। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला हमेशा माइंड में बिठा लेना, कोई चेंजेस डिनोएशंस में कोई चेंजेस नहीं है। मतलब u1 हमेशा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा? सराउंडिंग का। सराउंडिंग का ही रहेगा। और μ2 हमेशा किसका रहेगा? आपके स्फेरिकल सरफेस का रहेगा। और इसी का मैं रेडियस लूंगा। तो इस केस में मेरा रेडियस क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब हम उसके हिसाब से साइन कन्वेंशन रख देंगे। Yes, sir. डन। Done, sir. डन डन डन। तो चलो, तो भैया मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चलो भैया क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारे पास एक ग्लास स्फेयर है, ये हमारे पास एक ग्लास स्फेयर है, और हमें इसका रेडियस गिवन है कि इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। इसका ये जो रेडियस है ये कुछ भी ले लो 2 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, इस ग्लास स्फेयर के अंदर फिर से वही वाला सिचुएशन कि कोई एक एयर बबल है, ये यहाँ पे कोई एक एयर बबल है। जब मैं इस एयर बबल को सरफेस से देख रहा हूं, जब मैं इस एयर बबल को सरफेस से देख रहा हूं, तो ये एयर बबल मेरे को इसकी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं मिलेगा। तो ये मेरे को कौन से डिस्टेंस में मिल रहा है? क्वेश्चन ने कहा कि भैया ये मेरे को मिल रहा है, दिखाई दे रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर।
पहले यहां तक की चीजें चेक करो, एक समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया? सर रिपीट कर दो। रिपीट कर देता हूं, बिल्कुल, 1 मिनट पर ये लो। ऐसा करो, पहले ग्लास फेयर को भूल जाओ, पहले वापस अपने पीछे वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। हमने ये क्वेश्चन अभी अभी किया था कि अगर सपोज ये एक क्यूब है, तो मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहा हूं और मैं फेस 2 से देख रहा हूं, तो मेरे को ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, मेरे को ऑब्जेक्ट की इमेज है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई देगी, राइट? यस सर। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस हम प्लेन सरफेस के केस में कह रहे थे अपेरेंट डेप्थ। लेकिन अब क्वेश्चन यही कह रहा है कि भैया अज्यूम कर लो कि ये एयर बबल है, तो इसको ऑब्जेक्ट मान लो, लेकिन मेरे को जो इसकी इमेज मिल रही है वो कहीं ना कहीं यहां मिलेगी, ऑब्जेक्ट के आगे मिलेगी। तो जो ये इमेज मिल रही है मेरे को पोल से, इसका डिस्टेंस कितना गिवन है? मेरे को इसका इमेज डिस्टेंस गिवन है, दैट इज 1 सेंटीमीटर। क्या अब यहां तक की बात समझ में आई है? यस सर। भैया मेरे को इसका रेडियस गिवन है, सीपी की वैल्यू, मेरे को रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को गिवन है, दैट इज 1.5। क्वेश्चन बोल रहा है भैया एक्चुअल पोजीशन क्या है ऑफ द बबल, ये बतानी है। क्वेश्चन ये था, फाइंड द ट्रू पोजीशन, मतलब रियल डेप्थ बतानी है, फाइंड द ट्रू पोजीशन ऑफ एयर बबल। लेकिन मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर देता हूं, रियल डेप्थ बतानी है, लेकिन अपना पीछे वाला फॉर्मूला अपेरेंट डेप्थ इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्लेन सरफेस के लिए था। तो इधर एक स्फेरिकल सरफेस है, तो आपको स्फेरिकल सरफेस वाले फॉर्मूले यूज करने हैं। तो आपको अल्टीमेटली क्या कैलकुलेट करना है? यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बाकी सारी वैल्यूज आपको गिवन है, बाकी सारी वैल्यूज आपको गिवन है। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ये कौन सा केस का क्वेश्चन बन जाएगा, फर्स्ट केस या सेकंड केस? सर सेकंड पे। सेकंड केस भाई वेरी डेंसर गुड। टू तो नियरर। यहां लिख देंगे, पहले तो सबसे पहली बात तो मैं यही लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि भैया लाइट हमारी कैसे ट्रैवल कर रही है। सेकंड केस बन रहा है कि लाइट हमारी ट्रैवल कर रही है डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। तो फॉर्मूला लगेगा μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2/r। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो विथ साइन कन्वेंशन एंड ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर यू। सिंपल सा क्वेश्चन। प्रशांत बहुत बढ़िया। प्रशांत भैया चलते हैं पूरे फॉर्म में, वो बस क्वेश्चन का वेट करते हैं प्रशांत? वेरी गुड क्षितेज, बहुत बढ़िया। भाई क्या बात है, सिर्फ 2 लोगों के आंसर्स आए हैं। चलो तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, साथ के साथ कैलकुलेट करते हैं। सराउंडिंग μ1, सराउंडिंग बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बोला था क्या लेंगे हम? एयर। तो ये हो गई 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 डिवाइडेड बाय वी। वी की वैल्यू पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं? नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि ये पोल से लेफ्ट हैंड साइड बनी है और मैंने कहा था हम सारे डिस्टेंस पोल से लेते हैं। तो -1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, मतलब ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव स्फेरिकल सरफेस का 1.5। आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी अगर आप इसको 3/2 ले लो तो। यू मेरे को फाइंड करना है, तो इसका मैं साइन नहीं रखूंगा, क्योंकि मैंने आपको यह भी बताया था कि जो चीज हम कैलकुलेट करना चाहते हैं हम कभी भी उसका साइन नहीं रखते। तो मैं इधर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं इसका साइन नहीं रखूंगा, बाकी सारी चीजों का साइन रखूंगा। μ1 की वैल्यू 1, μ2 की वैल्यू 1.5 और रेडियस की वैल्यू -2 आएगी, बिकॉज रेडियस हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। तो वही वेरी गुड। तो सबने वैल्यूज बिल्कुल सही दी हैं। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू की वैल्यू माइनस में आएगी, -1.2 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया।
सब लोग चेक करें यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं या नहीं? Yes. डन, चलो बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं भैया। अब आगे हमारे पास आ गया टॉपिक शुरू, दैट इज स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस, वैसे तो लेंस सारी स्फेरिकल है। स्फेरिकल लेंस भाई, लेंस क्या है? लेंस हमारे पास दो अलग अलग स्फेरिकल सरफेसेस के कॉम्बिनेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं दो स्फेरिकल सरफेस इस तरीके से ले लूं कि भैया ये मेरे पास दो ग्लास फेयर हैं और उन दोनों में थोड़ी सी ओवरलैपिंग कर दूं, तो अगर मैं थोड़ी सी ओवरलैपिंग कर दूं तो मतलब हमारे पास एक कॉमन सरफेस आएगा। तो जो हमारे पास ये कॉमन सरफेस आ रहा है, ये किस टाइप का लेंस बन जाएगा? Convex. वेरी गुड, ये हमारे पास बन जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। सिमिलरली अगर मैं फिर से दो स्फेरिकल सरफेस ले लूं, लेकिन अब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गैप कर दूं, तो हमारे जो ये बीच का मीडियम है, ये भी एक लेंस की तरह एक्ट करेगा। तो अब ये कौन सा लेंस बन जाएगा? Concave. वेरी गुड, कॉनकेव लेंस। अब जैसे मैंने आपको मिरर में बताया था कि मिरर के नेचर्स होते हैं कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, तो ऐसे मेरे को इसका नेचर बताओ, कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? Converging तो and याद रखना concave इसका are नेचर हमेशा diverging. कन्वर्जिंग होता है, ये लाइट रेस को बेंड कराएगा। वेरस कॉनकेव का नेचर हमेशा होता है डाइवर्जिंग। Diverging. लेकिन अब जो ध्यान देने वाली बात है उसको सुनो यार। मैंने कहा कि ये दो स्फेरिकल सरफेसेस का कॉम्बिनेशन है, तो अगर ये दो स्फेरिकल सरफेसेस का कॉम्बिनेशन है, तो जो मैंने अभी स्फेरिकल केसेस के दो फॉर्मूले पढ़े थे, क्या मैं कह सकता हूं कि ये दोनों केसेस मेरे को इक्वल, मतलब ये दोनों केसेस को यूज करके एक लेंस बन जाएगा? Yes. Yes, sir. देखो होता क्या है, अगर आपको याद हो मैंने आपको प्लेन मिरर के बारे में पढ़ाया था कि जब दो प्लेन मिरर्स पैरेलल होते हैं तो होगा क्या कि भैया एक इमेज बनेगी M1 के लिए, ये इमेज इस M2 के लिए कैसा एक्ट करेगी? Object. ऑब्जेक्ट की तरह। तो यही चीज यहां पे भी होती है। हमारा एक स्फेरिकल सरफेस, हमारा एक स्फेरिकल सरफेस का ये है, तो यहां पे लिखूंगा R1। ये स्फेरिकल सरफेस एक इमेज बनाएगा, उसकी इमेज ये दूसरे वाले स्फेरिकल सरफेस के लिए क्या एक्ट करेगी? Object. ऑब्जेक्ट। तो ये एक फाइनल इमेज बनाएगा, दैट इज फाइनल इमेज। सिमिलरली भैया ये होगा R1, ये होगा R2। तो मैं आपको वही कह रहा हूं कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि लेंस के अंदर हो क्या रहा है? लेंस के अंदर पहले तो लाइट रे ट्रैवल करेगी रेयरर से डेंसर, और फिर ट्रैवल करेगी डेंसर से रेयरर। तो आप उन दो फॉर्मुलोस को ऐड कर दोगे। जब आप उन दो फॉर्मुलेस को ऐड कर दोगे तो आपके पास एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा, और वो क्या आएगा? देखो इधर, Formula. वेरी गुड। आपके पास फॉर्मूला आएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1 by μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय μ1 इनटू 1/r1 माइनस 1/r2। जहां पे देखो भूलना मत, R1 R2 किसका है? R1 हमेशा पहले वाले सरफेस का रेडियस है, R2 हमेशा सेकंड वाले सरफेस का रेडियस है। फिर हमने देखा 1/v माइनस 1/u, ये तो एक लेंस फॉर्मूला भी है जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 1/f से। तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, इसी से दो फॉर्मूले आ गए। एक फॉर्मूला तो ये आया 1/r1 माइनस 1/r2, ये वाला फॉर्मूला हमारा क्या कहलाता है? लेंस मेकर फॉर्मूला। वेयर एस एक दूसरा फॉर्मूला आ गया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ये वाला फॉर्मूला हमारा क्या कहलाता है? लेंस Lens फॉर्मूला। बिल्कुल बढ़िया। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कब कौन सा यूज करना है। भैया जब भी मैं आपसे इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन दोनों में से कोई एक चीज पूछूं, तो मतलब आपको क्लियर है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस तो लेंस मेकर फॉर्मूले में आता ही नहीं, तो मेरे को लेंस फॉर्मूला यूज करना है। और जब भी मैं आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रेडियस कैलकुलेट करने के लिए पूछूं, या इन दोनों की हेल्प से फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए पूछूं, तो मतलब आपको लेंस मेकर वाला फॉर्मूला यूज करना है। Yes, sir. Yes, sir. अब आ जाते हैं इधर कॉन्सेप्ट पे, अभी ध्यान देते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें एक साथ बता रहा हूं, फिर अपने क्वेश्चन वाले पार्ट पे आ जाएंगे। सपोज ये मैंने कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस लिया, भैया मैं कह रहा हूं ये R1 है, तो मेरे को बताओ ये R1 की वैल्यू पॉजिटिव लेनी चाहिए या नेगेटिव लेनी चाहिए? Sir, negative. R1 इस वाले का स्फेयर किधर बनेगा? राइट में बन रहा है, लेफ्ट में बन रहा है इस वाले का स्फेयर? Right. Right. राइट में। तो R1 की वैल्यू किस में लूंगा मैं? Positive. पॉजिटिव में। Positive. दूसरे वाले का स्फेयर किधर बन रहा है?
नेगेटिव में। Right. लेफ्ट में, तो इसके लिए हमेशा क्या लूंगा मैं? नेगेटिव Negative. लूंगा। Negative. अब ध्यान देना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। भैया हमारे पास है म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाय म्यू 1 इंटू 1/r1। तो 1/r1 की वैल्यू तो पॉजिटिव ही है, लेकिन माइनस ऑफ, क्या यहां पे लिख सकता हूं R2 की वैल्यू नेगेटिव होगी? Yes, sir. नेगेटिव Yes, sir. नेगेटिव क्या बन जाएगा? Positive. तो मैं डायरेक्टली क्या बीच में पॉजिटिव लिख दूं? तो किसी को बाद में कंफ्यूजन तो नहीं होगी सर कि बाद में ये आपने पॉजिटिव कैसे लिख दिया? No, sir. डन। तो अगर आप एक चीज देखो कि मेरा ये जो सब टर्म्स हैं, ये सारे टर्म्स पॉजिटिव आ रहे हैं, तो मेरा फोकल लेंथ भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ये चीज याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसा होगा? Positive. पॉजिटिव। यही सेम डिस्कशन कर दो थोड़ी सी कॉनकेव लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस के लिए तो भैया ये अगर मैं कॉनकेव लेंस ड्रॉ कर रहा हूं, तो मेरे को बताओ R1 की वैल्यू किस में होगी, पॉजिटिव में या नेगेटिव में? क्या होगा? Sir, Negative. R1 की negative में जाएगा. R1 की वैल्यू नेगेटिव में, क्योंकि ये अब की बार लेफ्ट हैंड साइड ही स्फेयर बना देगा। R2 की वैल्यू पॉजिटिव में, क्योंकि अब की बार ये राइट हैंड साइड बनाएगा। तो अगर मैं देखूंगा R1 की वैल्यू नेगेटिव, R2 की वैल्यू पॉजिटिव, तो फाइनल आंसर अल्टीमेटली किस में आएगा? नेगेटिव में ही आएगा। तो याद रखना कि कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसा होता है? नेगेटिव। फिर से मेरे को ये बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, फिर से भैया म्यू 2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? लेंस का। म्यू 1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? ये बाहर वाली सराउंडिंग का, एयर वगैरह का। Yes, sir. पहले यहां तक नोट डाउन करो, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज और समझानी है, उसको समझाऊंगा। Done, sir. Yes, sir. डन। चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ अब एक इंपॉर्टेंट चीजों पे, एक नहीं मतलब दो है बेसिकली, दो इंपॉर्टेंट चीज। आ जाओ। अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि सपोज ये मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया, और इस कॉनकेव मिरर का सपोज मेरे को फोकल लेंथ गिवन है f, ये एयर के अंदर है, कि f किस में है? व्हेन इट इज इन एयर। फिर मैंने इस कॉनकेव लेंस को मिरर ये वाटर वगैरह के अंदर इमर्स करा दिया। तो जब मैंने वाटर वगैरह के अंदर इमर्स करा दिया, तो आपको बताना था कि नया फोकल लेंथ कितना आएगा जब वाटर में कर दिया है। तो क्या ये एफ डैश से, याद है ये क्वेश्चन किया था, क्या ये एफ डैश एफ से ज्यादा होगा या कम होगा या इक्वल होगा या क्या? बताओ। सर इक्वल होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेंज नहीं करेगा. वेरी गुड। तो हमने डिस्कस किया था कि भैया फोकल लेंथ मिरर के केस में एक ही फॉर्मूला चलता है, R/2। R का मतलब होता है शेप पे। तो मेरे कॉनकेव मिरर की शेप क्यों चेंज होगी पानी में डालने से? शेप तो वहीं की वहीं रहेगी। तो शेप वही तो रेडियस वही, रेडियस वही तो फोकल लेंथ भी वही रहेगी। क्या ये क्वेश्चन क्लियर था? यस सर. Yes. अगर ये क्वेश्चन क्लियर था, तो अब भावनाओं पे आ जाओ लेंस के केस में। भाई अगर आप देखो, हमारे जो लेंस का फोकल लेंथ होता है भैया, उसके साथ ऐसा नहीं है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, मतलब ये सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। कैसे पता चला ये सराउंडिंग पे डिपेंड करता है? इस वाले फॉर्मूले में देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आ रहे हैं, तो मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। क्या यहां तक की बात क्लियर है? यस सर. Yes, sir. डन। अब ये फोकल लेंथ पॉजिटिव कब आया? ये फोकल लेंथ पॉजिटिव तब आया, एक तो जब मेरा R1 R2 दोनों पॉजिटिव हो गए थे ऊपर, मतलब ये पॉजिटिव हो गया था बीच में ऊपर से। भैया जब म्यू 2 म्यू 1 से बड़ा रहा होगा, क्योंकि जब म्यू 2 म्यू 1 से बड़ा रहा होगा, इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, तो आंसर मेरे पास पॉजिटिव आएगा। मेरे ख्याल से ये चीज नहीं समझ में आई सर आ गई. कि भैया जब भी म्यू 2 की वैल्यू म्यू 1 से बड़ी होगी, लेंस डेंसर होगा सराउंडिंग से, तो उस केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली ये नेगेटिव कब आया? जब म्यू 2 की वैल्यू बड़ी थी म्यू 1 से। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं भैया, इसी में अब ध्यान देना जो मैं आपसे बोल रहा हूं, उल्टा कर रहा हूं मैं, कि भैया मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसको हटा दो अभी फिलहाल के लिए, बस इतना लिख लो कि हम लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज मैंने कहा कॉन्वेक्स लेंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, तो जब म्यू 2 म्यू 1 से बड़ा लिया था, तो फोकल लेंथ आया था पॉजिटिव, और इसका नेचर था कन्वर्जिंग। लेकिन अगर मैं सराउंडिंग को ज्यादा डेंसर बना दूं, फिर क्या होगा? मतलब एक लेंस को मैं मर्क्यूरी में डाल रहा हूं, मर्क्यूरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, उस केस में क्या होगा? तो याद रखना उस केस में इसका फोकल लेंथ क्या बन जाएगा?
नेगेटिव। तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस का जो एक्चुअल नेचर कन्वर्जिंग है, फिर ये अपने नेचर के अपोजिट बिहेव करने लग जाता है, ये अपने नेचर से उल्टा बिहेव करने लग जाता है, ये डाइवर्जिंग बन जाता है। क्या ये चीज क्लियर हुई? यस। बाकी आपको डायग्राम से भी समझाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप पहले थ्योरेटिकल चर्चा पे देख लो। सिमिलरली जब हमारा म्यू1 से बड़ा था तो हमारे कॉनकेव लेंस का नेचर था डाइवर्जिंग, जो एक्चुअल नेचर है डाइवर्जिंग था। लेकिन अगर मैं म्यू1 को बड़ा कर दूं म्यू2 से, तो फिर फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? फिर वो अपने नेचर के अपोजिट बिहेव करने लगेगा। जैसे क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या था इस पे? पहला, भैया क्वेश्चन सीधा सीधा ये था कि हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया और इस कॉन्वेक्स लेंस पे लाइट रेस को पैरेलली फॉल डाउन करा दिया। अब भैया मैं चेक करता हूं किसने अपना होमवर्क किया है। मैंने होमवर्क में आपको रे डायग्राम्स याद करने के लिए दिए थे। मेरे को बताओ, अगर ये लाइट रेस पैरेलली फॉल डाउन हो रही है तो फिर ये कहां पे मर्ज करती है? सर फोकस पे। वेरी गुड। तो क्वेश्चन ने बोला है कि भैया ये रे डायग्राम कंप्लीट करो फॉर 3 डिफरेंट केसेस। सबसे पहला केस, सेकंड केस और थर्ड केस। इन तीनों केसेस के लिए आपको रे डायग्राम कंप्लीट करना है। ये तो मैं डिस्कस करना शुरू कर रहा हूं, मैं ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, बस आप देखना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। सर सबसे फर्स्ट में फोकस पे हो जाएगी। वेरी गुड। तो भैया फर्स्ट केस तो बिल्कुल जनरल केस है। जनरल केस मतलब कि लेंस डेंसर है, सराउंडिंग रेयर है, तो ये तो हमारा जनरल केस है। तो जब भी हमारा जनरल केस होगा तो ये अपने कन्वर्जिंग नेचर की तरह बिहेव करेगा। तो कन्वर्जिंग नेचर के इस तरीके से अगर ये लाइट रेस पैरेलल आ रही हैं तो ये कहां पे करेंगी? ये बेंड करेंगी और फोकस पे मीट करेगी। तो ये अपना कैसा नेचर शो करेगा? ये अपना कन्वर्जिंग नेचर शो करेगा। लेकिन अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, सेकंड केस में तो हमारे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, सराउंडिंग का ज्यादा हो गया, तो ये अपने नेचर से भैया अपोजिट बिहेव करेगी। तो इस केस में अब ये लाइट रेस बेंड नहीं करेगी, ये लाइट रेस स्प्रेड होगी। तो ये हमारा क्या नेचर बन गया? ये हमारे सेकंड केस का नेचर डाइवर्जिंग। तो आप देखो इसका फोकल लेंथ आपको यहां मिलेगा, तो इस केस में फोकल लेंथ नेगेटिव बन गया, इस केस में फोकल लेंथ राइट हैंड साइड मिल रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया। वेरएस अगर हम डिस्कशन करें थर्ड केस की, थर्ड केस में तो मैंने दोनों का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम कर दिया। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होने का मतलब क्या है? कि मीडियम ही चेंज नहीं हुआ। और अगर मीडियम ही चेंज नहीं होता तो फिर लाइट रे बेंड करती है क्या? नो सर। ये लाइट रे सीधा सीधा चली जाएगी, क्योंकि लाइट रे तो तभी बेंड करती है भैया जब फोकस मतलब कोई मीडियम चेंज हो। तो इस केस में फोकस क्या मिल रहा है? इस केस में फोकस इनफाइनाइट मिल रहा है, स्ट्रेट लाइंस गई है बिल्कुल। चेक कर लो। डन सर। डन सर। डन सर। डन। तो पहली चीज तो आपको क्लियर हो गई है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा दूसरी चीज को सोचो। अगर आपको ये पहली चीज क्लियर हो गई है तो दूसरी चीज को सोचो। मैंने आपको ये तो बता दिया कि लेंस का फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कैसे करता है? मतलब डायरेक्टली या इनवर्सली? मतलब अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करूं सराउंडिंग का, तो मेरा जो फोकल लेंथ है लेंस का वो इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए? अब ये सोच के बताओ। सर डिक्रीज। तो अगर आप एक चीज नोटिस करते, हमारा 1/f इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1/म्यू1 आया है। बाकी पार्ट्स को भूल जाओ, मतलब जो बाकी वाला सेगमेंट था ब्ला 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 1/r1 1/r2 उसको भूल जाओ। अगर आप देखो ये फोकल लेंथ भी डिनोमिनेटर में और म्यू1 भी डिनोमिनेटर में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली। तो बस किस्सा खत्म। भैया कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो सर। बिल्कुल। और एक और चीज जो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे गलती करते हैं, भैया अगर लेंस के केस में आपने गलती से ये फॉर्मूला लगा दिया तो मजाक नहीं, किसी दिन हिमाचल आया तो पिल जाओगे। ये फॉर्मूला मत लगा देना गलती से भी, क्योंकि ये सिर्फ मिरर के लिए होता है, क्योंकि मिरर में एक ही रेडियस होता है और मिरर का रेडियस फोकल लेंथ पे मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन हमारे लेंस के केस में भैया दो रेडियस होते हैं और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है। तो गलती से भी ये वाला फॉर्मूला मत लगा देना। बस इतना सा काम था। चेक कर लो लेंस की अभी जो मैंने बातें कही वो क्लियर हैं या नहीं? यस सर क्लियर।
डन। तो यहां तक माइंड में, पहले आपको 1 मिनट दे रहा हूं, माइंड में छाप लो इन बातों को, फिर क्वेश्चन क्वेश्चन पे आते हैं। कहीं पे भी कुछ दिक्कत लगे तो अभी पूछ लेना, तो अगर क्वेश्चन में आपने कुछ डाउट रेज किया फिर मारूंगा आपने। खैर मार तो नहीं सकता, बोलने वाली बात है सिर्फ, वैसे सामने होते तो भी कौन सा मारता हूँ यार मैं। अच्छा वैसे एक ऐसी जनरल डिस्कशन, क्या लगता है मैं मतलब खड़ूस टीचर हूँ या ऐसे ही हूँ? सर बहुत अच्छे। सर बहुत सर अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे नहीं, क्योंकि सर। मैंने यार हमेशा उल्टा नोटिस किया है। मतलब स्टार्टिंग में ना बच्चे सर मेरे को हमेशा, कूल। अच्छा अच्छा कूल हो गया ओह। स्टार्टिंग में बच्चे हमेशा कहते हैं कि सर आपकी शक्ल देख के और आपकी वॉइस मतलब वॉइस टोन सुन के आप हमेशा बहुत खड़ूस और वैसे लगते हो, स्ट्रिक्ट से। नो नो सर। सर। नो सर। फिजिकल क्लासेस वाले बच्चे ये कहते हैं सर स्टार्टिंग में आप हमेशा बहुत खड़ूस से लगते हो, वॉइस टोन और उससे, फेस एक्सप्रेशन से। और उसके बाद फिर जब हाँ 1-2 क्लासे हो जाती है तो हमें असलियत पता चल जाती है आपकी, कि आप भी हम जैसे ही हो, तो फिर ऐसे ही हो जाता है। अब भैया छाप लिए माइंड में, क्या करना हूं मैं? यस यस सर। चलो सर। आ जाओ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आ जाओ भैया, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसे तो इस ऑप्टिक्स में ही खत्म होने में बहुत क्लासेस निकल जाएंगी। भैया क्वेश्चन, हमारे पास एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब कि इधर भी रेडियस आर, इधर भी रेडियस आर, दोनों रेडियस इक्वल है। और इसका फोकल लेंथ हमें गिवन है एफ। इसका फोकल लेंथ हमें गिवन है एफ। हमने क्या किया, इस लेंस को बिल्कुल बीच में से इसके परपेंडिकुलर एक्सिस से कट कर दिया। मतलब ये हमने यहां से कट कर दिया टो। जब हम इसको यहां से कट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक सिंगल प्लानो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस मिल जाएगा। यस सर। तो आपको बताना है कि जो ये हमें सिंगल प्लानो कॉन्वेक्स लेंस मिला है, इसका भैया फोकल लेंथ कितना होगा। बस इतना सा क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व इट। वैसे तो यार मेरे को ये क्वेश्चन मतलब टाइम देने की जरूरत ही नहीं थी, आप सबको ये चीजें पता होनी चाहिए थी, स्कूल में पढ़ा है आपने। और ये मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट तो। इस पे आप चाहो तो भैया डबल स्टार भी मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये तो। सर डबल। अरे बहुत बढ़िया, यही तो आंसर चाहिए था। तो भैया याद रखो, हमारा फोकल लेंथ डबल हो जाता है। यहां लिख रहा हूं आंसर, कि एफ डैश बिकम्स ट्वाइस ऑफ एफ। अब मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं ताकि बस एक बार लोगों को तसल्ली हो जाए जिसको नहीं आता, कि भैया 2f कैसे होता है। सबसे पहला क्या लिखूंगा मैं, 1/f। जब ये एयर मतलब जब हमने इसको कट नहीं किया था, सॉरी एयर कह रहा हूं, जब हमने इसको कट नहीं किया था, तो मैं लिखूंगा 1/f इज इक्वल्स टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाय म्यू 1। अभी रेडियस आर पॉजिटिव में, ये आर नेगेटिव में होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब मैं दूसरा फोकल लेंथ लिखूंगा एफ डैश, भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंजेस थोड़ी आए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम ही रहेगा। चेंजेस किस में आए हैं, रेडियस में। अब ये रेडियस R1 बन जाएगा, इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन मेरे को बताओ R2 की वैल्यू क्या लिखूं मैं? सर इनफाइनाइट। वेरी गुड, इनफाइनाइट, क्योंकि ये प्लेन सरफेस बन रहा है और प्लेन सरफेस का रेडियस या प्लेन सरफेस का फोकस कितना होता है, इनफाइनाइट। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, जब आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो ये टर्म तो कट ही गया, आपका यस फाइनल सर। आंसर जीरो, मतलब रेडियस के टर्म्स में आ जाएगा, ये भी कट जाएगा 1/∞ 0। तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा एफ डैश इक्वल्स टू 2f। तो जिसको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लो और चेक कर लो आंसर, और फिर बता दो। कोई दिक्कत कोई समस्या तो पूछ लो। डन सर। अच्छा। भैया डन डन डन, इसी बात पे एक और क्वेश्चन। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई मैं जल्दी तो नहीं चल रहा ना, सबका हो गया था ना कंप्लीट? यस सर। हाँ ठीक है, किसी का कंप्लीट नहीं हुआ हो तो भैया बोल देना, पता चले बाद में बोलो कि सर ऐसा ऐसा ऐसा। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमने एक लेंस लिया और इस लेंस को पहले हमने प्लेस किया एयर में और फिर हमने इसको प्लेस किया वाटर में। तो मेरे को रेशियो ऑफ फोकल लेंथ बताना है कि इस फोकल लेंथ कितना होगा लेंस का वाटर में और कितना फोकल लेंथ होगा एयर में, इसका रेशियो बताना है। पहले चेक कर लो, क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, पहले एयर में प्लेस किया फिर वाटर में प्लेस किया। एयर में फोकल लेंथ अलग आएगा, वाटर में फोकल लेंथ अलग आएगा, क्योंकि फोकल लेंथ डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो मेरे को इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करके बताना है। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस गिवन है, क्या क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
गिवन है, मेरे को लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 3/2, और मेरे को वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास, दैट इज 4/3। तो चलो लग जाओ काम पे, ट्राई टू कैलकुलेट। अभी भी सीधा साधा क्वेश्चन है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में। प्रशांत, वेरी गुड भैया, नो डाउट, बिल्कुल बढ़िया चल रहे हो भैया, बस यही स्पीड कायम रखनी है। चलो तो भैया आगे डिस्कस करता हूँ, देख लो इधर सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं लिख लूंगा फोकल लेंथ इन एयर, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ ए इक्वल्स टू म्यू 2 की वैल्यू 3/2 माइनस, पहले केस में एयर लिया तो म्यू 1 की वैल्यू कितनी होगी 1, 1। डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी इनटू 1/r1 प्लस 1/r2। भैया एक तो ये मत गलती कर देना, मैं बार बार प्लस लिख रहा हूं तो ये मत सोचना कि एक्चुअल फॉर्मूले में प्लस होता है, क्योंकि ये मैं देखता हूं कि बच्चों को डाउट हो जाता है कि एक्चुअल फॉर्मूले में हम प्लस लिखना शुरू कर देते हैं। वो ये एक्चुअल में प्लस क्यों है, क्योंकि R1 की वैल्यू पॉजिटिव में है और R2 की वैल्यू नेगेटिव में है, तो नेगेटिव नेगेटिव करके मैंने प्लस लिखा है, कहीं बाद में गलतियां कर दो। फोकल लेंथ इन वाटर, वाटर के लिए बस क्या हो जाएगा 3/2 रहेगा, 1 की जगह 4/3 हो जाएगा, इधर भी 4/3 हो जाएगा, और रेडियस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि रेडियस फोकल मतलब उस पर डिपेंड नहीं करता मीडियम पे। दो इक्वेशंस हैं, डिवाइड कर दो, ये दोनों टर्म कट जाएंगे, बाकी सॉल्व आपको करना है और रेशियो कैलकुलेट करना है। लेकिन याद रखो मैंने रेशियो वाटर इज टू एयर पूछा है, कहीं एयर इज टू वाटर मत बताना। तो तरीका अपना आंसर चेक कर लो कि आपने क्या कैलकुलेट किया है, एयर टू वाटर या वाटर टू एयर। तो वेरी गुड भैया, काफी लोगों के आंसर्स बिल्कुल सही, ये आंसर आ रहा है 4:1, बहुत बढ़िया। यार चेक कर लो इस क्वेश्चन में कोई डाउट चल रहा है अभी। भैया किसी ने कुछ नहीं बोला? नो सर। ओके डन। भाई बीच बीच में रिस्पॉन्ड कर दिया करो, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मेरा नेट चले गया कुछ हो गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन का बिल्कुल सिमिलर है, कम से कम ये वाला तो ट्राई कर लेना सॉल्व करने की, ये थोड़ा ज्यादा सिंपल है सॉल्व करने में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने एक लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट किया एयर के अंदर, वो आ रहा है 25 सेंटीमीटर। फिर हमने इस फोकल लेंथ को कैलकुलेट किया किसी लिक्विड के अंदर, हमने लिक्विड के अंदर प्लेस कर दिया, तो हमने लिक्विड के अंदर देखा कि वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया और वो आया 100 सेंटीमीटर। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है
लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। तो आपको बताना है व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रहा होगा, आपको ये कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन रिपीट, फोकल लेंथ एयर में 25, लिक्विड में 100, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तो आपको लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन, ट्राई करो। 1 मिनट दो मेरे को, आप तब तक ट्राई करो और मेरे को सॉल्व करके आंसर सेंड करो। यार कोई खाली मत बैठना, सब सॉल्व करते रहना। पलक बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। तन्वी वेरी गुड, प्रशांत वेरी गुड। इस क्वेश्चन से ये भी पता चल जाए किस किसका कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड चल रहा है क्लास में। चलो डन, लेट्स डिस्कस। ऐसे तो आप बहुत टाइम लगा दोगे यार। इस क्वेश्चन को पहली बात तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। सॉल्व तो आप कर ही लोगे, बाकी मैं आपको कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। अगर आपने एक चीज नोटिस करी होती, FL/FA 100/25, कितना रेशियो आ रहा है ये, 4:1। और मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है लिक्विड का, मेरे को फोर बाय रिफ्रैक्टिव थ्री इंडेक्स 11 का लिक्विड का गिवन है 4/3। अरे तो भैया क्या ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सेम नहीं हो गया कि फोकल लेंथ का रेशियो फोर इज यस टू सर। वन और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4:3। तो मेरे को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपने आप कितना आ जाता, 3/2 आ 5/2। जाता। तो क्वेश्चन कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। पहली बात तो ये वाला क्वेश्चन और ये पीछे वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम थे। यस सर। डन। चलो भैया यहाँ तक तो बात हो गई, फटाफट नेक्स्ट उस पे बढ़ते हैं। कम से कम लेंस वाले पार्ट में कुछ बढ़ोतरी कर लेते हैं। आ जाओ अब अपने लेंस वाले फॉर्मूले पे, चलो जल्दी। लेंस वाला फॉर्मूला, और देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, रे डायग्राम्स आपको याद रखने हैं। रे डायग्राम्स में कंजूसी मत कर लेना, मतलब अच्छे से याद कर लेना। भैया हमें लेंस फॉर्मूला पता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब भैया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इधर +v/u होता है, और मिरर के केस में क्या होता था, -3/। वेरी गुड। तो यहां लिख देता हूं, भैया कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम्स में। मिरर और लेंस के केस में, मिरर के केस में 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u और hi/h0 होता है। लेकिन अब हमें क्या करना है, अगर आपको याद हो मैंने आपको मैग्निफिकेशन के दो और फॉर्मूले लिखवाए थे। मैंने कहा था क्वेश्चन बहुत इजीली, बहुत शॉर्टकट तरीके से सॉल्व हो जाता है अगर आपको मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले और पता हो फोकल लेंथ के टर्म्स में। और वो हमने कैलकुलेट कैसे किए थे, हमने पहले पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया था, V और U वेरी गुड, पहले v से मल्टीप्लाई किया फिर u से मल्टीप्लाई किया, तो दो फॉर्मूले आ गए थे। तो मैं आपसे यही चाह रहा हूं, आप क्या करो, मैग्निफिकेशन के ये दो फॉर्मूले तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आप एक बार पूरी इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई करो, एक बार पूरी इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई करो, तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले आएंगे, और वो दो फॉर्मूले क्या आ रहे हैं वो कैलकुलेट करके मेरे को बता दो। चलो लगो काम पे।
सर u से मल्टीप्लाई करने पर m दैट इज इक्वल टू f अपॉन u प्लस f। अरे वेरी सर गुड। दूसरा आ रहा है f m इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन f। फर्स्ट वाला फॉर्मूला गलत है। तन्वी, जो आपने सेकंड वाला बताया वो तो सही है। एफ माइनस वी बाई एफ। जरा क्या कहते हैं नंदिनी, वापस से चेक करो अपना फर्स्ट वाला। नंदिनी, आपने ही बताया था ना? यस सर। हाँ, चेक करो फिर से। एक चीज तो क्लियर है, एफ मतलब यू ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वी और यू दोनों मतलब सेम, या तो डिनोमिनेटर में नहीं आते, न्यूमरेटर में नहीं आते, ऐसे नहीं होता। सर तो अगर ये f वाला, बाय u प्लस f। वेरी गुड, तो ये वाला फॉर्मूला आएगा एफ डिवाइडेड बाय यू प्लस एफ या एफ प्लस यू। तो भैया ये चारों फॉर्मूले याद रखना, मैग्निफिकेशन के ये चारों फॉर्मूले काम आएंगे। यस सर। अगर यहां तक की चीजें क्लियर हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाऊं। यस सर। चलो डन। यस सर। बस q एक तब भाई माइक म्यूट करो, डिस्टरबेंस आ रहा है। चलो ये बस ये लास्ट क्वेश्चन, चलो लास्ट क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारे पास एक ग्राफ गिवन है बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। क्वेश्चन ने कहा कि हमारे पास जो इमेज बन रही है, इमेज मिल रही है हमें, और वो इमेज रियल एंड इनवर्टेड है, और हमें इस तरीके से एक ग्राफ गिवन है। यहां पे वैल्यू 20, 40, 60 इस तरीके से वेरी कर रही है, और यहां पे भी वैल्यू इसी तरीके से वेरी कर रही है, 20, 40, 60 वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन उसने कहा ये वैल्यू मैच कर रही है आपकी, तो इस कर्व को थोड़ा सा उसी तरीके से बेंड करा देता हूं कि 20, 20 वाली वैल्यू आपकी मैच कर रही है। इसके बेसिस पे पहला पार्ट क्या बताना है, नेचर ऑफ द लेंस। नेचर ऑफ द लेंस मतलब कि हमारे पास ये कॉनकेव लेंस होगा या कॉन्वेक्स लेंस होगा, और नेचर मतलब वो कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा, कौन सा लेंस होगा आपको ये बताना है। दूसरा, इस ग्राफ के बेसिस पे ही आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करके बताना है। चलो लगो काम पे। भैया आपको नेचर ऑफ द लेंस मतलब कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, ये बताना है, और फिर आपको फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कैलकुलेट करके बताना है। रिपीट कर देता हूं, 20, 20 वाली वैल्यूज मैच कर रही है और इमेज बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड, और ये ग्राफ गिवन है बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फॉर दैट पर्टिकुलर लेंस। ओके सोनाक्षी। चलो भैया, पहले तो मेरे को लग नहीं रहा आप लोग, क्योंकि इसका तो डायरेक्ट आंसर आ जाना चाहिए था। डन पलक, डन, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट तो आप सॉल्व कर लेना, पहले फर्स्ट पार्ट के लिए चीजें सुन लो। ये मैं फिर बाद में नहीं बताऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में डायरेक्टली इससे वो करूंगा। याद रखना यार, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग, और इसकी जो इमेजेस बनती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो प्रॉपर्टीज याद रखना। यार इसके साथ एक दिक्कत है, कॉनकेव लेंस के साथ क्या दिक्कत है, ये हमेशा एक ही टाइप की इमेज बना सकता है। कौन सी इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और ऊपर से ये हमेशा डिमिनिश्ड ही बना सकता है, बस, और कोई चांस नहीं है इसके लिए। तो ये हमारे साथ दिक्कत है कॉनकेव लेंस में। वेरस कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस सबसे प्यारा लेंस। क्यों सबसे प्यारा लेंस, कि भैया ये क्या करता है, ये हर टाइप की इमेज बना के देता है, हर टाइप की। ये रियल एंड इन्वर्टेड भी बनाता है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनाता है, ये सेम साइज की इमेज भी बनाता है, डिमिनिश्ड भी बनाता है, और साथ के साथ ये इनलार्ज भी बनाता है। मतलब ये तो एक तरीके का ऑलराउंडर लेंस है, ऑलराउंडर लेंस है। तो अब मेरे को देख के बताओ कि भैया ये मेरे को क्वेश्चन में रियल एंड इन्वर्टेड बोला हुआ है, तो रियल एंड इन्वर्टेड कौन सा लेंस बनाता है, सिर्फ कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस का मतलब नेचर कैसा हो गया, कन्वर्जिंग हो गया। पहली बात तो। अब दूसरी बात, फोकल लेंथ
तो इसी के लिए तो आपको ये इंफॉर्मेशन दी है फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 20 और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए इमेज डिस्टेंस कितना है 20. 20। लेकिन साइन क्या रखना चाहिए, तो मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव में। लेंस के केस में अगर इमेज रियल है तो मतलब वो दूसरी साइड फॉर्म हुई है, तो v को पॉजिटिव लेंगे। तो u -20 v +20 अपना लेंस ये लेंस फॉर्मूला यूज करो और फोकल लेंथ कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है। ऊपर से अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव में आनी चाहिए या पॉजिटिव में आनी चाहिए? पॉजिटिव। वेरी गुड। तो जो भी आंसर आपका आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ये बात तो क्लियर है। अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ जाए तो समझ लो आपने कहीं गलती कर दी है। सर 10। वेरी गुड धनवी। भैया सब लोग सॉल्व करोगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आना चाहिए 10 सेंटीमीटर। यस। तो जैसे मैंने कहा था ये लास्ट क्वेश्चन है, सब लोग चेक कर लो हमने जितनी भी आज लेंस की बातें करी वहां तक क्लियर है या नहीं। क्लियर है सर। चलो done। और रिपीट कि भैया रे डायग्राम्स मिरर के और लेंस के याद रख लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लेंस फॉर्मूले पे क्वेश्चन करेंगे। तो जब हम लेंस फॉर्मूले पे क्वेश्चन करेंगे तो हमें उन रे डायग्राम्स की जरूरत पड़ेगी। तो बस इतना काम कर।